हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान के जैव प्रक्रम अभ्यास के बारे में। जो जैव प्रक्रम चैप्टर है बायोलॉजी का पार्ट नंबर 1 और उसके हम पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 1 में आपने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को देखा। अब हम आज आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 यहाँ है, ठीक है। 21 क्वेश्चन क्या कहता है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है तो आप लोग जानते हैं, हमने आपको क्लास में पढ़ाया था कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी तरल संयोजी उत्तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तक। आपको पता है उत्तक की एक और परिभाषा होती है कि एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? उत्तक बनता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो गया? उत्तक। आगे बढ़ें तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग के बारे में अगर बात किया जाए तो जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो इसमें कौन सा अंग कार्य करता है तो आप कहेंगे वृक्क कार्य करता है। कौन सा अंग? वृक्क कार्य करता है हमारे शरीर से उत्सर्जन की क्रिया कार्य में। आगे बढ़ें, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं वे कोशिकाएं जो हमारी सुरक्षा करती हैं। रक्षी कोशिकाएं, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका आंसर जानने के लिए हम बढ़ते हैं आगे और इसका राइट आंसर क्या है? तो ये है पत्तियों में। कहाँ पाई जाती हैं? पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे पत्तियों में। आगे बढ़ें तो अगला जो क्वेश्चन है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल एल्कोहल जो है वह किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय श्वसन या फिर अवायवीय। एक होता है आक्सीय श्वसन और एक होता है अनाक्सीय श्वसन। ये आपको हमने क्लास में पढ़ाया था, आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन। अनाक्सीय श्वसन के बारे में आपको बताया था कि इसमें क्या होता है? बिना वायु की उपस्थिति में होता है। और इसी में क्या बनता था हमारा? इसी में बनता था इथिल अल्कोहल या फिर एथाइल अल्कोहल। तो यह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवायवीय। अवायवीय श्वसन में, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन है अगर बात करें कि वायवीय श्वसन या फिर कह सकते हो कि आप वायवीय श्वसन या फिर कह सकते हो आक्सीय श्वसन। आक्सीय श्वसन में क्या बनता था? ग्लूकोज बनता था। क्या बनता था? ग्लूकोज या फिर पायरुविक अम्ल बनता था। क्या बनता था? पायरुविक अम्ल। इतनी जानकारी तो आपको बताई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। सांस लेना और सांस को छोड़ना, हमने आपको समझाया था कि सांस ले लिया और सांस छोड़ दिया तो इस क्रिया को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। क्या कहा जाता है? श्वासोच्छ्वास। श्वसन की बात कुछ और होती है। श्वसन में हमने आपको बताया था कि जब आप क्या करते हैं, सांस को लेते हैं, सांस जाता है, ऑक्सीजन क्या करता है? हीमोग्लोबिन सब क्रिया करके कोशिकाओं के पास में पहुंचता है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। वहाँ पे क्या होता है? वह जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको तोड़ के ऑक्सीकरण करके क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। उसी को कहा जाता है श्वसन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वासोच्छ्वास। आगे बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग जानते हो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। इसके लिए आपको एनीमिया के रोग में रक्त के आयरन की दवा दी जाती है, आयरन की गोली दी जाती है। यह जो गर्भ से महिलाएं होती हैं उनको ज़्यादातर यह रोग हो जाता है एनीमिया का, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला जो प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। हमने आपको बताया था कि पेड़ पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है, फ्लोएम का कार्य क्या होता है। तो जाइलम का कार्य पूछा है, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो आप जानते हो कि जाइलम क्या करता है? जल का वहन करता है। जाइलम जल का वहन, नीचे से जैसे मान लो ये कोई पेड़ हो गया हमारा, और पेड़ में क्या होता है? नीचे से जल और खनिज पदार्थ जाइलम के माध्यम से कहाँ पहुँचते हैं? पत्तियों तक पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? पत्तियों तक। किसी को जाइलम का कार्य हमने आपको समझाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल का वहन। चलिए आगे बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन है, अगर इसी तरह से हम फ्लोएम के बारे में बात करें तो ये
फ्लोएम के बारे में अगर चर्चा की जाए तो ये मान लो कोई पेड़ है हमारा। अब क्या करते हैं, ये पत्तियाँ यहाँ पे भोजन बनाती हैं। जो भोजन बनाए वो फ्लोएम के माध्यम से तनाओं को और शाखाओं को और जगह जड़ों को सबको भोजन पहुँचाने का काम कौन करता है, तो आप कहेंगे फ्लोएम करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है कि कूटपाद निम्न में से किसमें पाया जाता है। कूटपाद, अगर कूटपाद की बात करें, कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा में। किसमें पाया जाता है, तो आप कहेंगे अमीबा में क्या पाया जाता है, कूटपाद। अभी हमने आपको समझाया था कि यह क्या करता है, अपने पैरों के माध्यम से धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर भोजन को ले लेता है, यही कूटपाद होता है। क्या होता है, कूटपाद होता है। आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से क्या होता है, प्रकृति में ऑक्सीजन बना रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो मुक्त होती है उसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं और इसको बदल देते हैं O2 में, ऑक्सीजन में बदल देते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है, स्टोमोटा, स्टोमोटा पौधों का किस अंग में पाया जाता है। बात करें स्टोमोटा की पौधों की किस अंग में पाया जाएगा, तो पत्तियों में पाया जाता है। स्टोमेटा मतलब होता है रंध्र, इसको हिंदी में कहा जाता है रंध्र। रंध्र कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे पत्तियों में पाया जाता है। तो स्टोमेटा कहाँ पाया जाएगा, पत्तियों में। आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना है। औसत प्रकुंचन दाब, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 मिमी पर एचजी, 120 मिलीग्राम पर एचजी। एचजी मतलब होता है पारा। ठीक है, तो आपको हमने सिखाया था कि मानव हृदय जो होता है इसका ब्लड प्रेशर में आपको बताया था मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 120/80। क्या होना चाहिए, 120/80 मिमी पर एचजी। यानी मैक्सिमम कितना होना चाहिए 120, मिनिमम कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है और इससे कम होगा तो भी दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषी अंग की बात करें तो उसमें भाग लेता है हरित लवक। कौन भाग लेता है, तो आप कहेंगे हरित लवक जो होता है और पत्तियां। कौन भाग लेता है भाई, जो प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक और पत्तियां भाग लेती है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हो गया, और क्या हो गया भाई, पत्तियां। हमारी जो लीव्स होती हैं वह भी इसमें भाग लेती हैं, पत्तियां। तो इसका राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट और पत्तियां दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या होगा, वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्प उत्सर्जन के बारे में अगर बात की जाए तो वाष्प उत्सर्जन आप कहोगे शारीरिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक है या फिर प्राकृतिक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, तो आप कहेंगे यह भौतिक प्रक्रिया है। वाष्प उत्सर्जन का बनना यानी पानी से वाष्प बनना, यह क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। आप जानते हो वाष्प बनना क्या होता है, पानी का वाष्प बनना। ये पानी है मान लो कोई, फिर ये वाष्प बनेगा, वाष्प बनने के बाद फिर बारिश हो जाती है, फिर ये पानी में बदल जाएगा। तो इसका केवल स्वरूप बदल रहा है, इसके रासायनिक गुण नहीं बदल रहे, तो इसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है कि भोजन में शरीर का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन में शरीर का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप कहेंगे अपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। तो आप इसे कहेंगे अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों पढ़ा था आपने, तो इसका राइट आंसर हो गया, अपचयन तो दिख नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ये हो गया आपका राइट आंसर। आगे बढ़ें। उदासीनीकरण आपको अम्ल और क्षार में पढ़ाया था। अम्ल और क्षार एक चैप्टर है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसमें समझाया था आपको क्या होता है। इसी तरह से बात करें वैद्युत अपघटन भी समझाया था। कोई एक विलयन है, उसमें हम क्या करें, एक एनोड एक कैथोड डाल दें और फिर इसमें धारा प्रवाहित करने पे इसमें क्या होता है, कुछ अशुद्धियाँ क्या होती हैं, एनोड पर जमा हो जाती हैं और अशुद्धियाँ जो होते हैं वो कैथोड पे जमा हो जाती हैं। ये आपको हमने वैद्युत अपघटन समझाया था। आगे बढ़ें कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता की बात करें, स्वपोषी कौन होते हैं, तो आप जानते हो पेड़ पौधे होते हैं। कौन होते हैं,
पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी। हमने आपको समझाया था। और इसके लिए क्या क्या आवश्यक होती है, तो क्लोरोफिल तो चाहिए ही चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी है। मतलब इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। इसके लिए सभी की आवश्यकता होती है। स्वपोषी के पोषण के लिए क्या होती है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए होता है। आगे बढ़ें तो अगला जो क्वेश्चन है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। अब पाइरुवेट के विखंडन से, पाइरुविक अम्ल हम आपको समझाए थे, पाइरुविक, एक मिनट, हाँ, पाइरुविक अम्ल आपको हमने समझाया था कि पाइरुविक अम्ल का जब विखंडन होता है तो उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा बनती है। यह कहाँ पे होती है प्रक्रिया, हमने आपको समझाया था। यह प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव्य में। कहाँ होती है, तो आप कहेंगे कोशिका द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया में, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यह ऊर्जा कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया। हमने आपको एक तो चक्र भी बताया था जिसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्या बोलता है, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र कहाँ चालू होता है, तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियों की बात करें तो यह कहाँ पाई जाती है, आप कहेंगे आमाशय में। कहाँ पाई जाती हैं, आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। यकृत से क्या निकलता है, तो आप कहेंगे पित्त निकलता है। क्या निकलता है, पित्त निकलता है। और यकृत से जब पित्त निकलता है, यह कहाँ जाके स्टोर होता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, आप कहेंगे पित्ताशय में जाके यह स्टोर होता है। इसी तरह से अग्नाशय से बात करें तो अग्नाशयी रस निकलता है। क्या निकलता है, अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस में हमने आपको समझाया था कि क्या पाया जाता है, पाया जाता है अग्नाशयी रस में लाइपेज पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है और ट्रिप्सिन पाया जाता है। और तीसरा चीज बताया था, ट्रिप्सिन पाया जाता है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि लाइपेज क्या करता है, वसा को पचाता है। एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज पचाता है कार्बोहाइड्रेट को। और ट्रिप्सिन पचाता है प्रोटीन को। किसे पचाता है, प्रोटीन को। इसी तरह से आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। मतलब हमने यह भी आपको क्लास में समझाया था, खुला परिसंचरण तंत्र, जिनके बॉडी में नसें नहीं पाई जाती हो उन्हें क्या कहते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र। जिनकी बॉडी में नसें नहीं पाई जाएंगी, तो ऐसे कौन से जीव जंतु होते हैं जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आप कहेंगे काकरोच में। किसमें भैया, काकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जब ये कभी पैर की या फिर कहीं आते हैं तो देखोगे इनसे, इनके बॉडी से एकाएक पूरा खून निकल जाता है। ये क्या होता है, क्योंकि इसमें नसें नहीं थी इसमें, इसलिए इसमें क्या पाया जाएगा, खुला परिसंचरण तंत्र। आगे बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन है कि पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे लैटेक्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, लैटेक्स। इसका राइट आंसर हो गया लैटेक्स। आगे बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, फेफड़े से, यकृत से, श्वास नलिका से, वृक्क से। कहाँ से प्रवेश करती है, तो इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत से। कहाँ से प्रवेश करती है, तो हमने आपको बताया था यकृत से ही यूरिया करती है बॉडी हमारे प्रवेश करती है। यूरिया का निर्माण होता है, फिर वह जाके किडनी में जल से मिलता है और क्या बनता है, यूरिन बनता है। क्या बनता है, यूरिन। और यूरिन हमारे शरीर से किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आगे बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, कैसे होता है, कब होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वह कब होती है, तो आप कहोगे दिन में होती है, हमेशा रात में नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला जो क्वेश्चन कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पेड़ पौधों में कि फ्लोएम का क्या कार्य होता है, यही आपको समझाना है।
हमने आपको यह बात बताई थी कि पादप में फ्लोएम का क्या कार्य होता है। आप जानते हो जो पादप होते हैं वो जो भोजन बना गया था पेड़ पौधों के द्वारा उसका क्या करते हैं, संवहन करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। जैसे ये कोई पेड़ पौधा है और पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या बना है, भोजन बना है। इसको तनाओं को और शाखाओं को, जड़ों को, सबको पहुंचाने का काम कौन करता है, तो आप कहोगे कौन करता है, ये होता है फ्लोएम। कौन करता है, फ्लोएम। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यह कहाँ से निकलता है, जल से निकलता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर ग्लूकोज से या फिर डिक्टियोजोम से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो वह निकलता है जल से। कहाँ निकलता है, जल से। आप कहेंगे कहाँ से निकलता है, तो जल से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है वह कहाँ है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। जो हल्का पीला रंग होता है उसको हमने आपको समझाया था क्या होता है, उसे कहते हैं भैया सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी सीरम नहीं, प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। हमने आपको समझाया था कि रक्त में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। वो भी कितना परसेंट, 55% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में 95% क्या पाया जाता है, जल। क्या पाया जाता है, जल। ये आपको हमने समझाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। आगे बढ़ें। जो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। अब आपको इसके बारे में बात करें तो हरित लवक और पत्ती भी प्रकाश संश्लेषी अंग कौन कौन से हो गए, पत्ती तो होबे करता है प्रकाश संश्लेषण में, इसके साथ साथ क्लोरोफिल भी होता है, हरित लवक भी होता है। ये सब जितने भी दिए हैं सब के सब, इसका राइट आंसर यहाँ पे गलत दिया है। ये सब के सब होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क की इकाई हमने आपको समझाया था कि क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई की बात करें तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन, ये हो गई नेफ्रॉन। ठीक है, आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसको हमने बार बार आपसे क्वेश्चन कराया था कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है मनुष्य के शरीर की, तो लीवर होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है यकृत। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, तो आप कहेंगे मिश्र ग्रंथि, एकमात्र इकलौती ग्रंथि जो कि कैसी है, मिश्र ग्रंथि है। अब बात करें अंडाशय और एड्रिनल की, तो ये एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है लड़ो या भागो, लड़ो या फिर भागो। ठीक है, लड़ो या भागो, फाइट एंड फ्लाइट ग्रंथि किसे कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि को। आगे बढ़ें। अगला जो क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी जो पोषण होता है उसमें क्या आवश्यक नहीं है, तो आप कहेंगे इसमें से ऑक्सीजन तो चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता, नहीं चाहिए होता है। फिर क्लोरोफिल चाहिए होता है, हाँ। सौर का प्रकाश चाहिए होता है, हाँ। जल भी चाहिए होता है, यह भी सही है। तो क्या नहीं चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, आपको यही बताना है। तो आपको हमने पहले ही क्वेश्चन बता दिया, कूटपाद के माध्यम से। किसके माध्यम से, कूटपाद के माध्यम से अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया कूटपाद। आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, अगर इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, कोई नहीं। क्योंकि हमने आपको बताया था कि कितनी ऊर्जा मिलती है, तो आप कहेंगे 338 ऊर्जा, कितना, सॉरी 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो आप कहोगे 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका कोई भी इसमें से राइट आंसर नहीं होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, बाकी के क्वेश्चन अगले पार्ट में बनाया जाएगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।